बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने कक्षा 8वीं में हिंदी विषय को लेकर आनंद आनंद मठ की ललकार इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया है। तो शेष पाठ का अध्ययन आज हम करेंगे। उससे पहले जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पश्चिमी बंगाल के खुलना जिले के डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे। इनके इलाके में रहने वाला मोरल नाम का एक अंग्रेज कानून की धज्जियां उड़ाता रहता। उसको यह भ्रांति थी कि उसके मुख से निकले शब्द ही इस धरती का कानून है। वह स्थानीय किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती करने का दबाव डालता रहता था। जब कुछ किसानों ने इस आज्ञा की अवहेलना की तो उनके घर जला डाले और कुछ को तो गोलियों से भून डाला। ऐसा था उसका आतंक। आतंक यानी आतंक की तरह काम करना, किसी को कुछ भी कहना, मारपीट करना, झगड़ना, गोलियां मारना, इस तरह। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पश्चिम बंगाल में खुलना जिले के डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे, डेप्यूटी कलेक्टर जिसे हम कहते हैं। और उनके रहने वाला एक मोरल नाम का अंग्रेज कानून की धज्जियां उड़ाता था। मोरल नाम का अधिकारी उस समय हमेशा कानून की धज्जियां उड़ाता था, कानून के मुताबिक काम नहीं करता था, क्योंकि अंग्रेज कानून स्वयं ही बनाते थे और उसे तोड़ते भी स्वयं ही थे। और वो किसानों पर बहुत जुल्म करता था। किसानों को नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती उनके ऊपर दबाव डालता था। कुछ किसानों ने इसका अवहेलना यानी विरोध करना तो उनको उनके घर जला डाले और उनको तो कुछ को तो उसने गोलियों से भून डाला। ऐसा था उसका आतंक। यानी बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था, गोलियां मार दी थी। उसका आतंक बहुत ही डरावना था। वो लोगों को कुछ भी कहता था। जब अत्याचार की यह कहानी उड़ते उड़ते यानी किसी से समझते समझते अत्याचार की यह कहानी कुछ लोगों के कहते हुए बंकिम चंद्र के कानों तक तो जा पहुंची, उनका खून खौल गया। खून खौल उठना यानी बहुत क्रोधित होना। उन्होंने उस अपराधी को सजा दिलाने की मन में ठान लिया। उन्होंने यानी डिप्टी मैजिस्ट्रेट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने मन में ठान लिया कि इस अपराधी को मैं सज़ा देना ही ठीक करूँगा, सज़ा देकर ठीक करूँगा। मोरल अपने अंग्रेज होने के गर्व में एक हिंदुस्तानी मैजिस्ट्रेट को कुछ समझता ही नहीं था। मोरल अंग्रेजी अधिकारी होने के माध्यम से वो हिंदुस्तानी मैजिस्ट्रेट को कुछ समझता ही न था। बंकिम चंद्र ने कानून की कार्रवाई शुरू की तो मोरल ने उन्हें पैसे का लालच दिखाया। बंकिम चंद्र ने क्या किया, कानूनी कार्रवाई करने को शुरू की तो उसने उन्हें पैसों का लालच दिखाया यानी घूस देने का प्रयास किया। जल्द ही उसका भ्रम टूट गया और ये घूस देने का भ्रम उसका टूट गया और उसे स्पष्ट महसूस होने लगा कि कानून का शिकंजा उसके गले में पड़ने ही वाला है। उसे स्पष्ट मालूम हुआ कि अब कानून का शिकंजा उसके गले में पड़ने वाला है। वह जेल में घुट घुट कर नहीं मरना चाहता था, अतः जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। फिर वह इस और कभी लौट कर नहीं आया। इस न्याय का समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया। जैसे आग जंगल में फैलती है ना, उसी प्रकार मोरल अधिकारी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके शिकंजा खड़ा। ये बात सभी की ओर फैल गई। लोगों ने चैन की सांस ली। बंकिम के एक मित्र ने टिप्पणी की, वह बदमाश तुमसे बचकर तो भाग गया, पर जंगली जानवरों ने उसे छोड़ दिया होगा ऐसा नहीं लगता। वो बदमाश तो गांव छोड़ के भाग गया, लेकिन बाकी के जंगली जानवरों से छोड़ दिया होगा ऐसा नहीं लगता। बंकिम गंभीर थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस बात को लेकर गंभीर थे, सख्त थे। उन्होंने मित्र से पूछा, बता सकते हो मोरल जैसे ही आदमी क्यों इतनी हिम्मत दिखाते हैं? भाई मेरे, भारत पर अंग्रेजों का अधिकार है। वे ही हमारे लिए कानून बनाते हैं और उनमें से कुछ खुद ही उन कानूनों का उल्लंघन कर डालते हैं।
और फिर भी सांप बच निकलते हैं। कानून खुद ही बनाते हैं अंग्रेज लोग और भारतीयों पर अधिकार जमाते हैं और उसी कानून का स्वयं ही उल्लंघन करते हैं। जब तक हम अंग्रेजों के अधिकार से स्वतंत्र नहीं हो जाते सब कुछ ऐसा ही चलेगा। हम भारतीय निचले दर्जे के नागरिक ही बन रहेंगे। मित्र ने उत्तर दिया, और जब तक ये अधिकार जमा रहेगा हम लोग उसका विरोध नहीं करेंगे तब तक हम आज़ाद नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे, निचले दर्जे के नागरिक की बने रहेंगे। मित्र ने उत्तर दिया, मैं भी यही सोचता हूँ कि बंकिम ने कहा। बंकिम ने अपनी खाली क्षणों में अक्सर इसी स्थिति पर सोचते रहते हैं। अगर वे नौकरी से त्यागपत्र दे तो क्या बात बन सकती है? उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं अपने खाली क्षणों में अक्सर इसी स्थिति को सोचता रहता हूँ। अगर वे नौकरी से त्यागपत्र यानी राजीनामा दे तो क्या बात बन सकती है? बल्कि इस नौकरी के अधिकार से तो वे मोरल जैसे अपराधी को सज़ा दिला सकते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए मुझे नौकरी से ही काम चलाना होगा। इससे लोगों का कुछ तो भला होता ही है। पर देश को आज़ाद कराने के लिए वे क्या करें? सोचते सोचते उन्हें लगा कि गुलाम देश में भी विचार प्रक्रिया तो स्वतंत्र है। गुलाम देश में भी विचार प्रक्रिया तो स्वतंत्र है। उनके सोचने पर किसी किस्म का बंधन नहीं है। उनकी कलम तो उनकी अपनी है, जो चाहे लिखे। उनके 2 उपन्यास प्रकाशित भी हो चुके थे। इससे उनकी लेखनी का आत्मविश्वास बढ़ गया था। कई बार उन्होंने सोचकर 2 उपन्यास लिखे थे और उन्होंने कहा था कि भाई उनके लिखने के में कोई बंधन तो नहीं है किस किस्म का आगे। और इसी की वजह से, इन लेखनी की वजह से उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। 1875 में वे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आए। रास्ते में ट्रेन में बैठकर प्रशासनिक जिम्मेदारी को पीछे छोड़ आने से वे एकदम हल्का हल्का महसूस कर रहे थे। कुछ दिनों की छुट्टी के लिए रास्ते में ट्रेन में आते हुए वो सोच रहे थे कि प्रशासनिक जिम्मेदारी आप पीछे छूट गई, इसकी वजह से वो हल्का महसूस कर रहे थे। उनकी विचारधारा देश की परिस्थितियों की ओर मुड़ गई। उन्होंने विचार किया, उनकी विचारधारा देश की परिस्थिति की ओर मुड़ गई। कहने को तो वे एक बड़े अफसर है, पर समूचे प्रशासन चक्र में उनका स्थान क्या है? एक पेंच हाँ ठीक तो है, एक पहिया चक्र अनेक पेंचों से न कसा रहता। पेंच यानी जो पहिया होता है, पहिया यानी मोटरसाइकिल का पहिया, ठेले का पहिया, 4 गाड़ी का पहिया, उसमें जो पेंच होते हैं, तारे होते हैं, उस तरह उनका। कहने को तो वे एक बड़े अफसर है, पर समूचे प्रशासन चक्र में उनका स्थान क्या है? एक पेंच हाँ ठीक ही तो है, एक पहिया चक्र अनेक पेंचों से कसा रहता है। एक पहिया चक्र यानी अनेक पेंचों से बांध कर रखा हुआ रहता है, कसा रहता है। ठीक इसी तरह ब्रिटिश प्रशासन चक्र में वे एक पेंच भर की ही हैसियत रखते हैं। हैसियत यानी मान सम्मान, अपने तरह क्या कीमत, इस पास से हैसियत यानी महत्व न रहना। अन्य पेंचों और उनमें एक अंतर है, इस पेंच में जितनी शक्ति है उससे वह आम आदमी का भला करने में प्रयास करते हैं। इस पेंच में जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार वह आम आदमी का भला करने का प्रयास करते हैं। प्रयास यानी प्रयत्न करते रहते हैं। शुरुआत के लिए इतना ही काफ़ी है। ब्रिटिश साम्राज्य सदैव तो रहेगा नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य तो हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं। ठीक है, 1857 के गदर में भारतीयों को मात खानी पड़ी। 1857 में जो गदर हुई, गदर यानी विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने, उसमें भारतीय लोगों को मात खानी पड़ी यानी पराजय का सामना करना पड़ा। उसका एक लाभ यह हुआ कि जन साधारण को आशा हो गई कि अंग्रेजों को भगाना संभव है। उसमें से एक आशा जग गई कि अंग्रेजों को भगाना संभव है। अभी इतनी जल्दी दूसरा हल्ला बोलने का अवसर नहीं आया, यानी इतनी जल्दी दूसरा हल्ला करने का अवसर नहीं आया।
इस बार प्रयास विफल नहीं होगा। बंकिम की यह आशावादी सोच निराधार नहीं थी। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने का फैसला हो चुका था। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने का फैसला हो चुका था, यानी अंग्रेजों ने किया था। तार भेजने के लिए नई लाइनें डाली रही थी। रेल व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा था। इतने कार्यों के लिए दफ्तरों में क्लर्कों की जरूरत थी, अतः स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा शुरू हो चुकी थी। स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा शुरू हो गई थी। दफ्तरों में क्लर्कों की जरूरत थी। रेल व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा था। तार के लिए लाइनें डाल रही गई थी और स्कूलों में अंग्रेजी भी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। अंग्रेजी सीखने से यह फायदा हुआ कि प्रांतीय भाषाओं की बाधा के बिना अंग्रेजी से समूचे भारत के बीच जैसे सौहार्द भरा संबंध बन गया। अपनी बात कहना और समझना आसान हो गया था। अंग्रेजी स्कूलों में अंग्रेजी सीखने की वजह से क्या फायदा हुआ, इसकी जानकारी यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी देते हैं और कहते हैं, प्रांतीय भाषाओं की बाधा के बिना अंग्रेजी समूचे भारत के बीच जैसी सौहार्द भरा संबंध बन गया था। अपनी बात कहना समझना आसान हो गया था। अंग्रेजों ने जिस भाषा के माध्यम से प्रशासन को मजबूत करना चाहा था, उसी भाषा ने भारतवासियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। अंग्रेज जिस भाषा को लेकर प्रशासन को मजबूत करना चाहते थे, उसी भाषा ने भारतवासियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया था। इस समय ट्रेन फसलों से लहलहाते खेतों की हरी तिमा की बीच से गुजर रही थी। इस समय ट्रेन हरी भरी खेतों से हरी तिमा यानी हरियाली के बीच से गुजर रही थी। काल समय सब कुछ भूल बंकिम प्रकृति के सौंदर्य में खो गए थे। काल को, समय को, कहाँ जा रहे, घर की ओर जा रहे, ट्रेन में यानी रेल में बैठे हैं। बंकिम चंद्र उस प्रकृति का सौंदर्य नज़ारा देखकर सब कुछ भूल गए थे। उनकी विचार श्रृंखला भी इसी अलौकिक दृश्य से प्रभावित होकर दार्शनिक होने लगी थी। उनकी विचार श्रृंखला यानी विचार करने की एक के बाद एक जो विचार आते हैं उसे श्रृंखला कहा गया है। उनकी विचार श्रृंखला भी इस अलौकिक दृश्य से प्रभावित होकर दार्शनिक होने लगी। यही है भारत माँ का असली चेहरा, यानी उन्हें लगा कि यही भारत माँ का असली चेहरा, ये सौंदर्य, ये निखार, ये अलौकिक दृश्य कितना मुझे अच्छा लग रहा है, यही भारतीय का असली चेहरा है, कितना सुंदर है, कितना सौम्य है। उनके मस्तिष्क में विचारों और शब्दों का झंझावात चल रहा था। कई प्रकार के विचार उनके मस्तिष्क में आ रहे थे। एक के बाद एक विचार वो सुन रहे थे। उन्होंने विचारों को वाणी दी। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। उन्होंने क्या किया, इस सौंदर्य को देखकर अपने मुख से शब्द निकाले, वंदे मातरम सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही वो गीत लिखा है जिसका हम वंदे मातरम के माध्यम से गान करते हैं। अपनी देश की भाषा के देश के नाते हमारे देश की भाषा को, भारतीय को वंदे मातरम कर कर हम क्या करते हैं, हमारी भारत माता का गुणगान करते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ऐसा उन्होंने शब्दों को गुनगुनाया। सहज शब्द ही लय में बनते हुए चले गए। बंकिम ने सोचा, इसे लोगों तक पहुंचाए कैसे। इस कविता के शब्द लोगों की आकांक्षा अभिव्यक्ति थे। इसे लोगों तक पहुंचाना ही होगा, पर कैसे। उन्होंने शब्दों को गुनगाया। कौन से शब्द थे वो, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, ये गीत था जो राष्ट्रगीत हम वंदे मातरम के माध्यम से गाते हैं। और उन्होंने सोचा कि इस गीत को लोगों तक पहुंचाए तो कैसे पहुंचाया जाए। इस कविता के शब्द लोगों की आकांक्षा की अभिव्यक्ति थे। इसे लोगों तक पहुंचाना ही होगा, जरूर पहुंचाना होगा, क्योंकि ये लोगों की आकांक्षा और अभिव्यक्ति को पूरा कर सकती है, देश के लोगों में जागृति पैदा कर सकती है। अपने देश के प्रति लड़ने के लिए, खुद को आज़ाद करने के लिए हम इस
गीत का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं और जोश में आ सकते हैं, एक दूसरों के साथ काम कर सकते हैं, मिलजुल कर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकते हैं। यह कविता उन्होंने अपने कुछ मित्रों को अपनी कविता सुनाई। कविता उन्हें भी बहुत पसंद आई। इसे किसी पत्रिका में छपने भेजे तो एक ने सुझाव दिया। एक ने तो कहा कि पत्रिका में छपने भेज दो, एक ने सुझाव दिया यह कविता किसी पत्रिका के पृष्ठों में बंद हो जाने के लिए नहीं है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने दोस्त को समझाया, यह कविता किसी पत्रिका के पृष्ठों में बंद हो जाने के लिए नहीं है। इसकी उड़ान, उड़ान यानी आकाश में उड़ना पंछी की तरह, इसकी उड़ान तो विस्तृत नभ तक जाएगी। बंकिम सोच रहे थे। उन्होंने कहा था कि यह पुस्तकों के पन्नों में बंद करने के लिए कविता नहीं है, यह कविता तो उड़ान है, विस्तृत नभ तक पहुंचाई जाएगी। बंकिम सोच रहे थे, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी सोच रहे थे और अपने मित्रों से कहते हैं, मित्रों से भी उन्होंने यही कहा। अभी वे इस कविता के असली महत्व को नहीं समझ रहे। उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि आप भी इस कविता के असली महत्व को समझ नहीं रहे हैं। इसके शब्द तो आज़ादी के द्वार पर लगे ताले को खोलने वाली चाबी है। उन्होंने अपने शब्दों को अपने मित्रों को समझाते हुए कहा, इस कविता के शब्द तो आज़ादी के द्वार पर लगे ताले को खोलने के लिए चाबी है। यह कविता क्या है पता है क्या आपको? आज़ादी के द्वार को लगे, अंग्रेज़ों ने जो ताला लगाया था, आज़ादी हमारी छीन ली गई थी और हमें बंदी बनाया गया था, बंदी बनाकर हमें देश के लिए कानून थोपा जा रहा था। ये विद्रोह करने के लिए इसके शब्द तो आज़ादी के द्वार पर लगे ताले को खोलने की चाबी है। इसे बहुत यत्न से लोगों तक पहुंचाना होगा। इसे मुझे बहुत ही प्रयत्नपूर्वक लोगों तक पहुंचाना है। हर एक नागरिक के जुबान पर यह कविता आनी चाहिए। ये कविता तो आज़ादी का द्वार खोलने की चाबी है, ऐसा उन्होंने कहा। यत्न यानी बहुत प्रयास करना, प्रयत्न करना, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ रास्ते में क्यों ना आए। यत्न करते करते कई वर्ष बीत गए। उन दिनों बंकिम ने आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा। उसी समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने क्या किया था, सोचने के बाद बहुत दिनों के बाद उन्होंने आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा था। उपन्यास यानी कथा, कादंबरी। यही उपन्यास उनकी इस कविता के लिए माध्यम बना। यही उपन्यास के माध्यम से उन्होंने यह कविता उनके लिए माध्यम बना। कथा का एक पात्र इसी कविता को गाकर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए उकसाता था। कथा का एक पात्र इसी कविता को गाकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए लोगों को उकसाता था। बंग दर्शन पत्रिका में यह उपन्यास धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ और यह उपन्यास तथा इस कविता की पंक्तियां बंग दर्शन नाम के पत्रिका में यह उपन्यास धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। धारावाहिक के रूप में इसका प्रकाशन किया गया। कहाँ? बंग दर्शन में। उसी वर्ष पुस्तक रूप में भी यह बाजार में आ गया। लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। उसी वर्ष पुस्तक में भी ये छपा गया, यह बाजार में आ गया और लोगों ने इसे बेहद बहुत पसंद किया। इस कविता के कारण आनंद मठ का उपन्यास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया और उस उपन्यास भी इस आनंद मठ के माध्यम से लोगों तक तो पहुंच गया। इस कविता की पंक्तियां भी पहुंच गई। तत्काल ही यह कविता आज़ादी का गीत बन गई और इसको गाने वाले लोगों की नज़रों में ही हीरो बन गए। आनंद मठ इस उपन्यास के माध्यम से यह कविता की पंक्तियां लोगों को उपन्यास के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गई। तत्काल ही कविता आज़ादी की कविता बन गई। इसे गाने वाले के नज़रों में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हीरो बन गए और यह कविता लोगों को बहुत पसंद आ गई और आज़ादी के लिए लोग बाहर आने लगे, कहने लगे वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शासमलम मातरम, वंदे मातरम। और लोग रास्ते पे आकर आज़ादी का गीत गाने लगे, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम। इस तरह से आज़ादी की राह पर यह उद्धृत उपन्यास के माध्यम से लिखी गई कविता है।
आनंद मठ की ललकार है, वंदे मातरम यह कविता इस तरह स्वतंत्रता संग्राम में कूद गई और आज़ादी का एक गीत बन गई। इस आनंद मठ की ललकार, इस कहानी का अध्ययन हमने किया है। ये एक ऐतिहासिक कहानी है जो उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने रखी गई है। आप भी इसका अच्छी तरह से वाचन करें और इसे समझें। यहाँ पर रुकते हैं हम। आगे की ताशिका के समय इस कहानी के प्रश्नोत्तर मौखिक, लिखित और कठिन शब्दार्थों की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।